टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसी तरीके सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और थर्ड पार्ट है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए इस पे थोड़ा सा हम लोग कई तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एक तो ये है कि जब हमारे पास इस तरीके का फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए ये साइन एक्स एक फंक्शन है और कॉस एक्स एक दूसरा फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन आर में कंटिन्यूअस होते हैं, ऐसी थ्योरम है। तो साइन एक्स भी आर में कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी आर में कंटिन्यूअस है, और जब दो फंक्शन को हम ऐड करते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो वो इन दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन डोमेन में, इनका इंटरसेक्शन आर और आर का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आर आ जाएगा, इसमें ये पूरा फलन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। तो अगर कहीं पे हमें बहुत ब्रीफली केवल आइडेंटिफाई करना हो या उसको ढूंढना हो, सर्च आउट करना हो कि ये फलन हमारा कंटिन्यूअस है तो किस डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं से देखकर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन अगर कभी हमको प्रूव करना पड़े कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है या आर में कंटिन्यूअस है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन हमारा गिवन है, इस फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका मेथड आपको अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इस फॉर्म में है, तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब इसको डिवाइड करने से लाभ क्या होता है? तो यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको लिखते हैं ए और यहाँ बी। तो ये जो आएगा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इस एंगल को हम अल्फा सपोज कर लें, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बनाने से फायदा ये होगा कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज हम रिप्लेस कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे भी 1 है, तो हम अंडर रूट निकालेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2 हो जाएगा। तो रूट 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे और रूट 2 से ही हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, इनको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस पहली वाली वैल्यू को हम कॉस में कर लेंगे और दूसरी वाली को साइन में कर लेंगे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली वाली को साइन में और दूसरी वाली को कॉस में करें। तो इसको करने से फर्क क्या पड़ेगा? अगर हम पहली वाली वैल्यू को कॉस में और बाद वाली को साइन में करेंगे तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, और अगर इसे हम साइन में और इसे कॉस में करेंगे तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप जैसा भी ठीक समझे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन एक्स तो हमने ऐसे ही लिख लिया, और ये होता है कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स और 1 अपॉन रूट 2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास एक रिलेशन है, साइन ए टू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज द साइन ए प्लस बी। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब देखो यहाँ फंक्शन जब हमारे पास आ गया तो एक और हमारे पास यहाँ नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर जैसा कि पहले एक्सप्लेन कर रहे थे उसी तरीके से देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे अंडर रूट 2 हमने कहीं पे नहीं लिखा है, जो कि हमारी गलती है, लिखना चाहिए था। अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ रूट 2 और आएगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। यहाँ पर देखिए, अब हमने पढ़ा क्या है कि साइन एक्स कैसा होता है, आर में कंटिन्यूस होता है, और इस फंक्शन में एक्स की जगह पे आ रहा है एक्स प्लस पाई बाई 4। तो x प्लस पाई बाई 4 एक पॉलिनोमियल है और ये भी आर में कंटिन्यूस होता है। तो जब इन दोनों को हम इनका जो है कंपोजिशन करेंगे, अगर इसको हम f1x मान लें और इसको हम f2x मान लें, तो इनका जब कंपोजिशन करेंगे तो आ जाएगा f1 कंपोजिशन f2x इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 4। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में ये कंपोजिशन पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था, आप उसका संदर्भ यहाँ पे ग्रहण करें, उसका रेफरेंस लें।
तो ये जो आ जाएगा, तब जब दो फंक्शन का कंपोजिशन कर देते हैं तो ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस होता है इन दोनों के कॉमन डोमेन में। तो इनका कॉमन डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन आ रहा है ये भी आर में हमारा कंटिन्यूस रहेगा। तो देखिए यहाँ से भी एक हम लोग एक निष्कर्ष, एक रिजल्ट पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा ये आर में कंटिन्यूस है। तो जब ये आर में कंटिन्यूस है तो इसको रूट से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी आर में कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक रिज़ल्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। इस तरीके से रिज़ल्ट निकालना आप लोग सीखिए। कोई भी फंक्शन हमारा है तो हम किस स्टेप से कौन सा रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं, ये ज़रूर हमें सोचना है। चलिए हम लोग इसको आगे प्रूव करते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए क्या है, ए है एक स्वैच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्वैच्छ अचर क्या होता है, स्वैच्छ अचर उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू इस पूरे डोमेन में हम कहीं पर भी ले सकते हैं। एक तरीके से ये वेरिएबल की तरह ही बिहेव करता है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू जब हमने x इक्वल टू ए लिया तो हम पहले इसमें x इक्वल टू ए रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा √2 साइन ए प्लस π/4, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। जैसे हम लोग लिमिट वो कंटिन्यूटी कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल वही मेथड लगाना है। बस केवल यहाँ करना क्या है, ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। तो a माइनस कर देंगे fx, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है √2 इंटू साइन x प्लस π/4। आप इसकी लिमिट को डायरेक्ट भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप x की जगह पर a माइनस एच और लिमिट जो है h अप्रोचेस टू 0 लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार ये मेथड ही अप्लाई कर देते हैं, ताकि ये भी आप लोग सीख सकें कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। ये आ गया है, और यहाँ पर क्या करना है, h की जगह 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √2 साइन ए। यहाँ h की जगह 0 होगा तो ये बच जाएगा। तो ये हमारी LHL आ गई है। यही काम हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड करते, x की जगह a रखते, तो यही वैल्यू हमारी आ जाती। तो हमने बहुत से क्वेश्चन में डायरेक्ट किया है। जब फंक्शन कभी चेंज होता है तो वहाँ पर हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अदरवाइज़ या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही हो, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही तो आपको यही मेथड लगाना चाहिए। दूसरा हमारे पास RHL निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx। अब यहाँ लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, फंक्शन हमारा है √2 साइन x प्लस π/4, और यहाँ हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर जैसे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ ये प्लस का हो जाता है, बस केवल इतना ही फ़र्क पड़ता है। h अप्रोचेस टू 0 √2 साइन a प्लस h प्लस π/4। अब h की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो h की जगह 0 आप रिप्लेस कर दें। तो 2 इंटू साइन a प्लस π/4। अब देखिए हमारी जो फंक्शन की वैल्यू, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू √2 साइन a प्लस π/4, लेफ़्ट हैंड लिमिट भी वही है और राइट हैंड लिमिट भी वही, तीनों इक्वल आ रही हैं और तीनों फाइनाइट आ रही हैं। इसका मतलब है कि fx इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a पर ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब जब ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, और ये हमने कैसा लिया, ये हमने लिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी ये इस डोमेन का कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो हमें पॉइंट बदलते जाएंगे, और जब a पर कंटिन्यूस है तो इसके हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी दिस इम्प्लाइज दैट fx इज़ कंटिन्यूअस इन R। यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको पूरे डोमेन में ले सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से बिल्कुल हमारा माइनस करके सेकंड पार्ट लगाएंगे, और थर्ड पार्ट में साइन x इंटू कॉस x है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, और उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। तो इस फलन की कंटिन्यूटी को हमें चेक करना है, और इस फलन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ कुछ चीज़ें हमें थोड़ी समझनी पड़ेंगी। एक तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दे रखा है 1/x, तो आप सब लोग जानते हो कि 1/x जो है वो x इज़ नॉट इक्वल टू पर ही डिफाइन होता है, क्योंकि अगर हम x इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू पर ही दे रखा है, तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम साइन लगा देते हैं इसके साथ में, जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है x इज़ आइदर लेस देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन में ये काम करेगा। यहाँ हो जाएगा साइन x। अब जब साइन x की वैल्यू हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, जो फंक्शन हमें दे रखा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1 और +1 के बीच में। ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमने फंक्शन पढ़े हैं, साइन का फंक्शन पढ़ा है, तो साइन का जो रेंज होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लेंगे इन दोनों की, इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। इतनी बात को हमें ध्यान रखना है, बस यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, और इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। तो हम लोग इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, चूँकि ये फंक्शन 0 से चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको 0 पे चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिख देंगे कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जब x इज़ इक्वल टू 0 है तो फंक्शन हमारा है 0, यहाँ x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू हमको 0 मिल गई। अब हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं LHL, यहाँ लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब है 0 नहीं है, यानी 0 से कम है, और 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन या 0 से ज़्यादा के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 नहीं है, 0 से इतर है, 0 से डिफरेंट है। तो 0 से डिफरेंट का मतलब है 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में हमें यही फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम जब 0 से कम लेंगे तो 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर साइन 1/x। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। देखिए, जब हम लिख रहे हैं x अप्रोचेज टू 0 माइनस, तो हमें क्या कर लिखना पड़ेगा, x की जगह पे हम लिख देंगे 0 माइनस h, और h अप्रोचेज टू क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस h होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h। एक लाइन और लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ साइन, इसको अलग देख लें आप, साइन 1/-h, तो ये माइनस आ जाएगा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस का साइन से पहले आ जाएगा, तो इस माइनस को हम सबसे पहले लगा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/h। अब देखिए, ये जो लिखा है यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब क्या है, h 0 के पास जा रहा है, h इज़ जस्ट अप्रोचिंग टू द 0, मीन्स h इज़ गोइंग क्लोज टू 0, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द 0, यानी h जो है इस 0 के क्लोज़र है, 0 के पास में तो है, लेकिन ये 0 नहीं है। तो जब h 0 नहीं होगा तो हमारी यही कंडीशन लग जाएगी, 0 नहीं है तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू इन दोनों वैल्यू के मध्य में कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आ जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू होगी हमारी फाइनाइट, यहाँ लिख देते हैं फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, -1 और +1 के बीच में कोई फाइनाइट नंबर इस चीज़ के लिए हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, h की जगह हमें 0 रखना है, तो यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए, 0 से जब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी भी फाइनाइट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं
तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसा प्रोसेस हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में कैलकुलेट किया है, सेम प्रोसेस हम लोग लगाएंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। अच्छा, एक बात और समझने वाली बात है कि यहाँ माइनस का साइन लगा था, तो माइनस से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस माइनस का होता नहीं, तो रिजल्ट हमारा 0 ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस हम लोग इसमें राइट हैंड लिमिट में भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ 0 प्लस का मतलब मोर देन 0 हो जाएगा, और मोर देन 0 का मतलब क्या होता है, देखो मोर देन 0 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन हमारा आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन जो हम लेस देन 0 के लिए दे रहे थे वही यहाँ पर देंगे, केवल फ़र्क इतना हो जाएगा कि जब लेस देन था तो यहाँ माइनस लगा, तो जब मोर देन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस एच, x की जगह पे लिखेंगे 0 प्लस एच इंटू साइन 1/0 प्लस एच, और ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ हो जाएगा 0, h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 1/h। फिर वही बात हमारा एक्सप्लेनेशन आ गया, यहाँ पे क्या है, h अप्रोचेस टू 0, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और +1 के बीच में कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे h की जगह क्या रखेंगे, 0, तो 0 इंटू फाइनाइट नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर हो जाएगा बिटवीन -1 एंड 1। तो अब फाइनाइट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों कैसे आ गए हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 है, LHL 0 है और RHL भी 0 है, और तीनों इक्वल हैं, और 0 एक फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट भी हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमको गिवन फंक्शन था वो फंक्शन कैसा है, f(x) इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन x इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू π/2 एंड f(x) इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 पर सतत है। ये पूरा फलन x इज इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूस है। तो हमें क्या निकालना, k की वैल्यू फाइंड करनी। तो इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस फंक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं कि सिंस f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू π/2। तो हमें ये मालूम है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है तो यहाँ पर तीन चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, एक तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर, और इसकी LHL और इसकी RHL, ये तीन चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। अब इन तीन चीज़ों की वैल्यू हमें यहाँ पर रिप्लेस करनी, तो हम वैल्यू अलग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग π/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ लिख लेंगे जब या व्हेन x इज इक्वल टू π/2। तो जब x इज इक्वल टू π/2 हो तो f(x) क्या है, तो f(x) इज इक्वल टू ये π/2 हो तो f(x) की वैल्यू 3 है, तो यहाँ π/2 रखेंगे x की जगह पे, तो ये हमें 3 मिल जाएगा। तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, 3 आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है LHL। LHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस f(x). π/2 माइनस का मतलब हो गया π/2 से कम, लेस देन π/2। तो लेस देन π/2 हम लोग लेंगे, यानी लेस देन π/2 का मतलब है कि π/2 नहीं है। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए आप, लिखा x इज़ नॉट इक्वल टू π/2, इसका मतलब है कि x आइदर लेस देन π/2 और x ग्रेटर देन π/2। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये जब लेस देन π/2 होगा तो भी यही कॉन्सेप्ट होगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा, और जब ग्रेटर देन π/2 होगा तब भी यही फंक्शन। दोनों कंडीशन में इसी फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों में x जो है वो π/2 के इक्वल नहीं है। तो हम f(x) की जगह पे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस, यहाँ हो जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जाके हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया है जिसमें हम बहुत
देर से जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे वो बताने का हमें टाइम मिल पाया है। देखिए पिछले कई क्वेश्चन में हम यहाँ पर आने के बाद में लिमिट को डायरेक्ट एक्सटेंड कर देते थे, यक्स की वैल्यू को डायरेक्ट रिप्लेस करते थे और डायरेक्ट रिप्लेस करके क्वेश्चन लगाते थे, जबकि आपको कई टीचर्स ने भी और आप कई बुक्स में भी पढ़ रहे होंगे कि उसमें जब डायरेक्ट एक्सटेंड नहीं करते वहाँ पर भी वो a माइनस एच का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि वहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हमें अगर हम डायरेक्ट एक्सटेंड करते हैं तो क्या आता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ हमारे पास k है इंटू कॉस। अब x की जगह π/2 डायरेक्ट अगर एक्सटेंड करें तो लिखना पड़ेगा यहाँ पाई माइनस 2 इंटू π/2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं k और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 0/0। ये हमारे पास आ गई है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जब यही मैं बता रहा था आपको कि जब कभी भी हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगी, अगर हम डायरेक्ट लिमिट को एक्सटेंड कर रहे हैं और हमें कैसी फॉर्म मिल रही, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही है, ऐसी कंडीशन में हम इस लिमिट को डायरेक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे और वहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, ये है इज इक्वल टू लिमिट x, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं h अप्रोचेज टू 0 और f a माइनस एच। यानी हमने किया क्या है, x की जगह पे कर दिया है a माइनस एच और जो यहाँ x अप्रोचेज टू a था उसकी जगह लिख देते हैं h अप्रोचेज टू 0। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, यहाँ हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 और x की जगह पे क्या लिखना है π/2 माइनस एच। यहाँ a है, a की जगह यहाँ π/2, तो π/2 माइनस एच लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे k cos π/2 माइनस एच और अपान पाई माइनस 2, यहाँ x की जगह पे लिख देंगे π/2 माइनस एच। और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहीं ये जो माइनस एच को है इसको प्लस एच कर देंगे। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा बिकम्स साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन h और यहाँ लिख देंगे पाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 से h को मल्टीप्लाई करेंगे 2h, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये k कांस्टेंट है तो इसको हम लिमिट से पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट हमारी h पर लगी हुई है। फिर लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा साइन h अपान h। अब देखिए इस चीज़ का फार्मूला हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं कि व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू टू 0 देन साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पर है, x की जगह पे h है तो h अप्रोचेस टू 0 तो साइन h बाई h, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ ले देंगे k इंटू 1 दैट इज़ k। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ माइनस की जगह पे प्लस करना पड़ेगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है क्योंकि इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है, जस्ट ए मिनट, एक यहाँ गलती भी हमने करी है, यहाँ 2h लिखा था, ये क्या लिखा था 2h, तो इस 2 को भी बाहर ड्रॉ कर लेंगे, ये 2h था तो 2 को ड्रॉ कर लेंगे तो अपान 2 और आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट की दैट इज़ k अपान 2 और इसके अपान में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो k इज इक्वल टू 3 2 6। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आपको ये पार्ट और ये जो पार्ट लगा है इन पार्ट्स को सॉल्व करके भी दिखाना है, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपकी इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले आप इस वैल्यू को निकालें, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और उसके बाद भी ये लिख के इसके नीचे सॉल्व करें तो k की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि कब हम डायरेक्ट लिमिट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब हमारी वैल्यू इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है। अगर हम डायरेक्ट एक्सटेंड करते हैं और हमारी वैल्यू इनडिटरमिनेंट आती है तो हम लिमिट को कभी भी डायरेक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट का या राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या जो भी फैक्टराइजेशन या कोई फार्मूला है उसका यूज करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्शाइए कि f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन। इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलते हैं इसको हम लोग एक बार अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो f(x) इज इक्वल टू कॉस
एक्स स्क्वायर है। देखिए जनरली हम लोगों ने जो फंक्शन पढ़ा है वो कॉस एक्स का पढ़ा है, कॉस एक्स हम लोग क्या कहते हैं, कॉस एक्स कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस एक्स नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स को यहाँ रिप्लेस किया गया है एक्स स्क्वायर को। जब कभी आपको कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में वेरिएबल को किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस किया जाए तो आप उसको समझ जाएं कि वो हमारे पास एक कंपोजिशन फंक्शन है, दो फंक्शन को कंपोजिट करके फंक्शन बनाया गया है, ऐसा फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन हमारे पास है जिसको हम लोग f1 कह देंगे, यहाँ पे लेते हैं cos x, और दूसरा फंक्शन f2x जो है वो है एक्स स्क्वायर। अब हमको ये कैसे पता चला कि यही पहला फंक्शन है, तो देखिए cos x एक फंक्शन होता है तो वो पहला हमने सपोज कर लिया, और इसमें x की जगह क्या रखा गया है, x की जगह एक्स स्क्वायर रखा गया तो वो दूसरा फंक्शन हो गया। तो वेरिएबल को जिस फंक्शन से रिप्लेस करते हैं वो सेकंड फंक्शन होता है। तो ये दो फंक्शन हमारे पास आ गए हैं। अब देखिए cos x जो है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या है, इज कंटिन्यूअस इन R हमको मालूम है, और एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल होने क्या, अब एक्स स्क्वायर क्या है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ये भी कंटिन्यूस होता है, किस में कंटिन्यूस होता है, R में कंटिन्यूस होता है। तो ये दोनों फंक्शन हमारे R में कंटिन्यूस हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का कंपोजिशन करते हैं पहले। तो यहाँ पे लिख देंगे f1 कंपोजिशन f2 ऑफ x, ये हो जाएगा यहाँ पर f1 ऑफ f2x। अब देखिए आप f2x क्या है, यहाँ पर f2x है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर f1। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, f1x क्या है, f1x है cos x, ये है। और अगर हम इस x की जगह पर यहाँ x स्क्वायर लिख दें तो यहाँ बन जाएगा cos x स्क्वायर। तो यही हमारे पास आ गया f1x स्क्वायर। तो f1 ऑफ x स्क्वायर क्या बन गया, cos x स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब f1 और f2 का हम कंपोजिशन करते हैं तो ये हमारा cos x स्क्वायर आ जाता है। अब चूंकि ये cos x और x स्क्वायर ये जो दो फंक्शन हैं ये दोनों R में हमारे कंटिन्यूस हैं, ये हमको पहले से ही मालूम है। इसका मतलब है इन दोनों का जो कंपोजिशन करेंगे, जिसको हम लोग cos x स्क्वायर कह रहे हैं, जिसको हम लोग fx कह रहे हैं, cos x स्क्वायर का मतलब fx कह रहे हैं, तो ये जो फंक्शन आएगा cos x स्क्वायर इज आल्सो कंटिन्यूअस इन R इंटरसेक्शन R। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ ले देंगे cos x स्क्वायर इज आल्सो कंटिन्यूअस इन R इंटरसेक्शन R, निकालेंगे तो R आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं, वैरायटी ऑफ अ क्वेश्चन। देखिए कोई भी फंक्शन आपने पढ़ा, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, e रेज टू x होता है। अब x की जगह हम रिप्लेस करके यहाँ कोई दूसरा फंक्शन लिख दें, e रेज टू मॉड x लिख दें, या e रेज टू साइन x लिख दें, या जैसे आपने कोई भी फंक्शन पढ़ा है, जैसे आपने मॉड x पढ़ा है, अब x की जगह पर हम दूसरा फंक्शन बना दें, यहाँ पे x की जगह e, यहाँ पर हम x की जगह पर e रेज टू x लिख दें, या x की जगह पर साइन x लिख दें, तो ये सारे कंपोजिट फंक्शन हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से ही बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं आपके एक्सरसाइज में। इसके बाद में 32, 33 और 34 वो भी कंपोजिट फंक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिनको आप सॉल्व करिए। हम लोग आगे मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे।